हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी 95। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज डू यू नो कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मतलब हमारे जो मूल अधिकार है उनके बारे में। आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल जैसे स्टडी 95 को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, एचएससी, यूपीएससी, एनी मैनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, उनके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके। फंडामेंटल राइट्स को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास। आपको केवल 4 वर्ड याद करने हैं, ई, एफ, शोध और शिक्षा। कितने वर्ड याद करने हैं? केवल 4 वर्ड याद करने हैं, ई, एफ, शोध और शिक्षा। इसको कैसे एलिब्रेट करना है वो मैं आपको बताऊं। ई से बनता है इक्वेलिटी, एफ से बनता है फ्रीडम, शोध से बनेगा शोषण या एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं, डी से आप ध से याद कर सकते हैं आप धर्म को, और शिक्षा तो आपको होता ही एजुकेशन है। इसके साथ साथ आपको एक एडिशनल में 32 याद करना है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती हैं। अब हम बात करते हैं जो इक्वेलिटी है, जिसको हम राइट ऑफ इक्वेलिटी बोलते हैं। ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आएंगे। फ्रीडम हमारा आता है 19 से 22 के बीच में, एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से 24 के बीच में, और शोध या धैर्य की जब हम बात करते हैं, रिलीजन धर्म की बात करते हैं, तो वो आते हैं हमारे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। एजुकेशनल और कल्चरल की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है 29 से 30 के बीच में। और अगर मेरे इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई भी हनन होता है तो आर्टिकल 32 उनको प्रोटेक्शन देता है, जिसके अंदर हमारी मेंशन की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 से 35 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये तो एक छोटा सा ब्रीफ था आपको याद करने की कि किस फंडामेंटल राइट्स को कैसे कैसे और कितने कितने आर्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आर्टिकल अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो आर्टिकल बैठते हैं वो 12 से 35 के बीच में बैठते हैं फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे, किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या, मतलब इक्वलिटी कितने टाइप की, फ्रीडम कितने टाइप की, या एक्सप्लॉयटेशन कितने टाइप का, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम डिटेल से बात करने के लिए। देखो, मैंने जो डिटेल बताई थी वो थी आपकी 12 से 35 के बीच में। तो हम, लेकिन हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो स्टार्ट कितने से होता है? 14 से स्टार्ट होता है। तो बीच के पहले दो भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो पहले दो के अंदर क्या है, आर्टिकल 12 हमें बताता है, स्टेट की डेफिनेशन देता है कि स्टेट होती क्या चीज़ है। एक बाउंड्री के अंदर लोगों का ग्रुप स्टेट कहलाएगा, जिसका अपना खुद का क्या हो, रूल रेगुलेशन हो, खुद की सरकार हो, खुद के डिसीजन लेने वाली वहाँ पे क्या हो, पर्सन हो। आर्टिकल 13 बताता है कि यहाँ पे जो लॉ बनेगा, फंडामेंटल राइट्स को कैसे इनकंसिस्ट किया जाएगा, कैसे उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 13 के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14, या फिर मेरे ई एफ वाले में से ई की हम बात करते हैं, ई फॉर इक्वेलिटी। इक्वलिटी मतलब सम्मान। हमारे संविधान के अनुसार सब सम्मान है, और ये कौन डिस्क्राइब करता है? ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमें पता चलता है कि हमारा जो संविधान है ये सबको इक्वलिटी का अधिकार देता है। अब कैसी इक्वलिटी कहते हैं ना, कैसी समानता, तो आर्टिकल 14 हमें बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब हमारा जो कानून है उसके सामने सब क्या है, बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। आर्टिकल 15 मुझे बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। रेस के आधार पर, मतलब हम कैसे इलाके में रह रहे हैं, हमारी कास्ट क्या है, जाति क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इसके बिहार पे कोई हमारे साथ क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। और प्लेस ऑफ बर्थ, हम कहाँ पैदा हुए, कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई पहाड़ी इलाके में, कोई समतल इलाके में, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से भी क्या नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। हमारा जो संविधान है हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है। किन किन ग्राउंड पे करता है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 16, वो हमें बताता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सबको क्या दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 17 में बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पुराने टाइम में क्या होता था, छुआछूत नाम की एक बीमारी होती थी, कोई जो छोटी कास्ट होती है उनको छूता नहीं था। तो इसी छुआछूत को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 17
लाया गया ताकि ये जो छुआछूत को हटा के सबको क्या किया जाए कि बराबरी का अधिकार दिया जाए। तो आर्टिकल 17 में बताता है कि अबोलिशन किया जाएगा अनटचेबिलिटी का। इसके बाद आता है आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब पहले टाइम पे जो टाइटल्स देते थे ना अंग्रेज, आपको पता होगा सर की उपाधि दे दी या फिर महात्मा की उपाधि दे दी, ऐसी कोई जो उपाधियाँ आती थी इन सब का क्या कर दिया हमारे राइट टू इक्वलिटी वाले आर्टिकल 18 ने इन सबको ख़त्म कर दिया गया। एक्सेप्ट जो हमारे आर्मी में देते ना मेजर वगैरह, मेजर की दे दी, कैप्टन की दे दी, यहाँ पे इनको एक्सेप्शन रखा गया है। ये आर्मी वालियाँ नहीं होंगी या फौज वगैरह में जो होते वो वाली नहीं काउंट होंगी। बाकी इससे अलग जो जितनी भी हमारी सिराज यादव है, सर है, ये सारे जो टाइटल्स पुराने टाइम पे दिए जाते थे जो डिस्क्रिमिनेशन का एक कारण बनती थी, वो सारी चीज़ें क्या कर दी हमारे राइट टू इक्वलिटी ने हटा दी गई। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आएगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने स्टार मार्क किए हैं वो आर्टिकल्स बेशक आपको पूरे याद ना हो, लेकिन वो आर्टिकल आपको हमेशा याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा ई हमने पढ़ लिया फ्रीडम। अब हम बात करते हैं एफ़ की। ई एफ था ना, शोध और शिक्षा। एफ़ की बात करते हैं। इसके अंदर आता है राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें किस टाइप की आज़ादी है, हमारा संविधान हमें कैसी आज़ादी देता है। तो आर्टिकल 19 हमें बताता है कि हमें कहीं पे भी जाके स्पीच देने की क्या है, आज़ादी है। तो यहाँ हमारे प्रोटेक्शन को कौन क्या करता है, राइट प्रदान करता है, आर्टिकल 19 करता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम कहीं पे भी जाके बोल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 हमें बोलता है। आर्टिकल 20 हमें बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब हम किसी भी प्रोटेक्शन देगा हमें अगर हमारी कोई आज़ादी को छीनने की कोशिश करता है, तो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, आर्टिकल 20 करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 21, ये हमें प्रोटेक्शन देता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब हम अपनी ज़िंदगी को जीने की और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की आज़ादी हमें कौन देता है, आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, मतलब हमारा संविधान या फिर आर्टिकल 21A हमें पढ़ने का अधिकार देता है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें आर्टिकल इसके अंदर आता है 14 साल की एज आएगी बेसिकली, कि 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो उनको पूरा अधिकार है कि वो क्या करें, एजुकेशन प्राप्त करें। आर्टिकल 22 हमें बताता है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी किसके अगेंस्ट, अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की, जो स्पेशल केसेस होते हैं उनके अंदर हमें प्रोटेक्शन दी जाएगी अरेस्ट करने की और डिटेंशन करने की। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल 19 है और 21 है, ये हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं, इन दोनों को आपको याद करना होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब हम बात करते हैं, हमने ई भी पढ़ लिया, हमने एफ भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं शोध की, और शोध के अंदर किसकी, शोषण की, इसकी हम बात करते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हमारा कहीं पे हमारे किसी अधिकार का हनन होता है तो हमें क्या करना, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन कैसा वो भी हमें समझना पड़ेगा ना। तो आर्टिकल 23 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब जो ह्यूमन ट्रैकिंग होती है ना, लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है या फिर फोर्स्ड लेबर की जाती है, जानबूझ के काम करवाया जाता है बिना पेमेंट के, वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन देता है वो आर्टिकल कौन देता है, आर्टिकल 23 हमें यहाँ प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 24 हमें क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है वो बंदे या फिर वो बच्चे किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। इस चीज़ की प्रोटेक्शन की गारंटी कौन देता है, आर्टिकल 24 हमें देता है। आपने देखा भी होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के या कंपनियों के बाहर लिखा होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का यहाँ कार्य करना निषेध है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 24 के अंदर आता है। यहाँ पे हमारा राइट टू एजुकेशन था कि 14 साल से नीचे के बच्चों को क्या होनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। और 24 हमें क्या बताता है कि 18 साल से कम के बच्चे फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकते। चलिए अगले हम बात करते हैं, हमने शोध का शो कर लिया, मतलब शोषण कर लिया। अब हम बात करते हैं धर्म से कि किस टाइप की फ्रीडम हमें मिलेगी धर्म के से रिलेटेड। तो आर्टिकल 25 हमें बताता है कि ये आर्टिकल हमें बताता है कि जो हमारा संविधान है का आर्टिकल 25 हमें बताता है कि हमें कोई भी प्रोफेशन चुनने की
कहीं पे भी प्रैक्टिस करने की और अपने धर्म को चुनने की क्या है, आज़ादी है। मतलब हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये आर्टिकल 25 हमें बताता है। आर्टिकल 26 में बताता है कि हमें कैसे मैनेज करना है अपने रिलीजियस अफेयर्स। धार्मिक सभाएं होती है ना, कि हमें पूरा अधिकार है कि हम उनको कर सकें। ये सारी चीज़ आज़ादी हमें कौन देता है, आर्टिकल 26 देते हैं। जैसे हम सभा वगैरह करते हैं, मुसलमान वगैरह जब रोजे वोजे होते हैं या फिर ईद वीद होती है तो वो इकट्ठे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने की फ्रीडम कौन देता है, आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 हमें देता है फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब हमें आज़ादी दी जाती है टैक्स पे करने की, किस उसमें, प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन की, किसी स्पेशल धर्म के ऊपर हमें पेमेंट ऑफ टैक्सेस की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। आर्टिकल 27 इसको डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 28 हमें बताता है टू फ्रीडम एज द अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब हमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने की आज़ादी, साथ के साथ कोई भी धर्म उसकी पूजा करने की या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड करने की जो आज़ादी हमें कौन देता है, आर्टिकल 28 देता है। तो हमारे लिए यहाँ पे 25 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, जो हमें क्या देता है, कोई भी धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने की, प्रोफेशन चुनने की और कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी देता है। अगला जो मेरा बनता है वो शोध के बाद बन जाएगा हमारा क्या, शिक्षा। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे। आर्टिकल 29 हम इसके अंदर इंक्लूड होता है। 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। मतलब ये जो अल्पसंख्यक जो जनता होती है उनके इंटरेस्ट को, मतलब उनकी जो इच्छाएं होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड या फिर उनकी संस्कृति से रिलेटेड, उनको प्रोटेक्शन कौन देगा, आर्टिकल 29 देगा। अगर मैं आर्टिकल 30 की बात करूँ तो ये राइट करेगा किसको, माइनॉरिटीज़ को, मतलब अल्पसंख्यकों को राइट करेगा टू इस्टेब्लिश, को कुछ भी इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये सारे राइट कौन देता है, आर्टिकल 30 देगा। यहाँ पे मेरा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31 की, क्योंकि हम 12 से 35 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। हमने जो मेन थे अपने EF शोध और शिक्षा के अकॉर्डिंग वो हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम मिलता है बट हमें पता होना चाहिए। पहला आर्टिकल बनता है राइट टू प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल 31 में आता है, जिसको रिपेल कर दिया गया, जिसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। कब हटा दिया गया था, 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 1978 के अंदर, जिसके अंदर से इसको क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया था और इसको क्या बना दिया था, एक जुडिशरी राइट बना दिया गया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था जब हम फंडामेंटल, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ फैक्ट्स की हम बात कर रहे थे, नॉन फैक्ट्स की बात कर रहे थे, तो 300A के अंदर इसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था और वहाँ पे जाके इसको क्या बना दिया था, जुडिशरी राइट बना दिया गया था फंडामेंटल राइट से। अगला जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 31A से 31D तक हैं। आर्टिकल 31 क्या कहता है, शेविंग करता है, प्रोवाइडिंग करता है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट से रिलेटेड हमारे जो लॉज हैं उनकी शेविंग करता है। 31B करता है सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन को वैलिडेशन करता है, मतलब लागू करवाता है। 31C क्या करता है, सेविंग करता है लॉ की, गिविंग द इफेक्ट ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको इफेक्ट में लाने के लिए कौन काम करता है, 31C करता है। आर्टिकल 31D हमारा क्या करता है, लॉ को सेव करता है, किसकी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको रोकने के लिए कौन काम करता है, 31D काम करता है। तो 31 और 31 से रिलेटेड हमारा हो गया। 32 आपको पता ही है क्या बोलते हैं 32 को। 32 से 35 हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे किसी भी अधिकार का हनन होता है, फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। और वो अधिकार हमें कौन देता है, आर्टिकल 32 का है, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल 32 कहते हैं। ठीक है, BR अम्बेडकर जी ने तो आर्टिकल 32 को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हार्ट और सोल भी कहा था, मतलब दिल और आत्मा भी बोला था। तो आर्टिकल 2 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 32 बोलता है रेमेडीज टू द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब अगर किसी भी
अधिकार का हनन होता है तो ये उसको क्या देगा, रेमेडीज देगा, मतलब उपचार का क्या देगा, एग्जाम्पल देगा। आर्टिकल 32A हमें क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें बताता है। आर्टिकल 32A हमें क्या बताता है, स्टेट लॉ की अगर सही से नहीं लगाते हैं वो लोग तो वहाँ पे 32A के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोसीडिंग कर सकते हैं। 33 के अंदर हमारा क्या होता है, पार्लियामेंट को अधिकार दिया जाता है कि वो राइट्स को क्या कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और फिर उनको फोर्स में ला सकें। आर्टिकल 34 में क्या बताता है, रिस्ट्रिक्शन देता है अगर मार्शल लॉ एक्टिवेट हो जाए किसी एरिया में तो वहाँ पे कैसे काम किया जाएगा, ये हमें सारी डायरेक्शन आर्टिकल 34 देगा। आर्टिकल 35 हमें बताता है कि जो लेजिस्लेटिव है वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी, कैसे काम करेगी अपनी तरफ से। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हैं, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सभी पर्सन्स को दिए जाते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जो फॉरेनर से रिलेटेड नहीं है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ये आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ मुझे लगता है दोस्तों आपको अब कोई दिक्कत होगी हमें फंडामेंटल राइट्स को याद करने की, जो कि EF शोध शिक्षा से हमारा हो जाता है। E से इक्वालिटी 14 से 18 आर्टिकल, F से बनता है फ्रीडम 9 से 19 से 22 तीन ही आर्टिकल हैं इसमें। शोध के अंदर 23, 24, 2 हैं, एक्सप्लोइटेशन जिसके अंदर है। धर्म से 25 से 28 3 हैं, एजुकेशनल से 29 30 और रेमेडी से मेरी 32 से 35 के बीच में। चलिए एक आज का क्वेश्चन आ रहा है सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट्स करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर 14 साल से कम के बच्चे क्या नौकरी नहीं कर सकते। तो हमें पढ़ा था ना शोषण, शोषण से क्या आ जाएगा, आर्टिकल 24। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, हमारे यहाँ पे आंसर बन जाएगा 24। इसके बाद आता है विच आर्टिकल नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे नहीं सस्पेंड किया जा सकता, तो वो है आर्टिकल 20 और 21। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ A एंड B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा है विच आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है। तो मैंने आपसे पढ़ा ना E और F, इक्वलिटी जिसमें आ जाती है 14 से 18 था। तो ये दो ऑप्शंस, एक ऑप्शन तो देखो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, 32 ख़त्म हो गया यहाँ पे, अब बचे ये 3 ऑप्शन, क्योंकि 14 से 18 हमारा क्या देता है, 14 से 18 हमारा क्या देता है, इक्वलिटी देता है। अब इनमें से बचेगा 14 नहीं हो सकता क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ था, ये नहीं हो सकता क्योंकि सेक्स और रिलीजन वगैरह से रिलेटेड इक्वलिटी देता, तो अनटचेबिलिटी को कौन रेफर करेगा, आर्टिकल 17 रेफर करेगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है विच आर्टिकल गिव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि हम प्यार से और बिना किसी हथियार के इकट्ठे होके क्या कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल कौन से उसमें जाएगा, आर्टिकल जाएगा 19 में। किस में जाएगा, 19 में जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बात करते हैं 19 से 22, और 19 से 22 में क्या आता है मेरा, फ्रीडम आई थी। जो फ्रीडम आ जाती है तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 29 हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ये ख़त्म हो जाएगा, टचेबिलिटी वाला है, ये ऑप्शन वैसे ख़त्म हो गया, आर्टिकल 22 भी नहीं होगा, तो आर्टिकल 19 हमारा ऑप्शन बचा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, आर्टिकल 32 से रिलेटेड। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किस बिहाफ पे केस लेगा, सुप्रीम कोर्ट हमें बोलता है कि अंडर आर्टिकल 32 आप मेरे यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट में अगर आपको जाना है तो अंडर आर्टिकल 226 के अंदर आप जा सकते हो, और वहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 टाइप की रिट्स होती हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। अब ये रिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। अब कौन कौन सी रिट्स हैं, हैबिस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोबेशन है, सेटोररी है, क्यूर वारंटो है। अब इनसे रिलेटेड हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो रिट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। हैबिस कॉर्पस हमें बताता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब जिस बंदे के खिलाफ केस है उसकी बॉडी का कोर्ट में होना ज़रूरी है। मैंडेमस करता है, कमांड देता है, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देगा, हाई कोर्ट फिर अपने नीचे देगा, ये कमांड आता है। प्रोविजन आता है टू फॉरबिड, कि माफ़ नहीं किया जाएगा अगर कोई गलती होती है तो किसी को। सेटोरी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे।
क्यू वारंटो मतलब टू वट अथॉरिटी और वारंट, मतलब इसमें वारंट के रिलेटेड बात होती है। वारंट दिया जाता है, किस अथॉरिटी ने दिया, किसको दिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ मैं आपको। देखो वारंटो से बन जाएगा हमारा वारंटी, सॉरी वारंटो से बन जाएगा वारंटी, सी सिटेरियो से सर्टिफाइड, सी ठीक है। प्रोविशन से हम माफ़ नहीं करेंगे किसी को, फॉरबिड। मेंड में से आप देखो वी कमांड, एम और डब्ल्यू दोनों है ना उल्टे, तो यहाँ से आप इसको याद करो। हबिस कॉर्पस तो होता ही सिंपल टू हैव द बॉडी, हैव एच एच, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन चारों रेट्स को याद कर लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल इज कॉल्ड द गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये आपको सबको पता है कि किस में आता है, आर्टिकल 32 के अंदर आता है हमारा आंसर। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।